नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिटेन और मालदीव की सफल यात्रा के बाद लौटे स्वदेश। तमिलनाडु में 4900 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। कहा, तमिलनाडु का विकास है केंद्र सरकार की प्राथमिकता। प्रधानमंत्री रविवार को आदि तिरुवथरई महोत्सव में लेंगे हिस्सा। प्रधानमंत्री मोदी बतौर मुख्य अतिथि मालदीव के 60वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में हुए शामिल। उपराष्ट्रपति और पीपल्स मजलिस के अध्यक्ष और पूर्व राष्ट्रपति का साथ भी की आपसी संबंधों पर चर्चा। राष्ट्रपति मुइजू ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की सराहना। प्रधानमंत्री मोदी का दुनिया में फिर बजा डंका। ट्रंप समेत कई दिग्गजों को पछाड़ बने विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता। पीयूष गोयल ने कहा, यह उपलब्धि प्रधानमंत्री की जनसेवा, पारदर्शिता और राष्ट्रहित के प्रति प्रतिबद्धता का प्रमाण। 26वें कारगिल विजय दिवस पर देश ने शूरवीरों को किया नमन। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने ऑपरेशन सिंदूर का किया जिक्र। कहा, दुश्मन को जवाब देना अब है न्यू नॉर्मल। एशिया कप 2025 की तारीखों का ऐलान। भारत की मेजबानी में दुबई और अबू धाबी में होगा क्रिकेट टूर्नामेंट। 9 से 28 सितंबर के बीच खेले जाएंगे मुकाबले। और आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री यूके और मालदीव की यात्रा के बाद स्वदेश पहुंच गए। मालदीव से प्रधानमंत्री सीधे तमिलनाडु के तूतीकोरिन पहुंचे। राज्यपाल टीएन रवि, केंद्रीय मंत्री राम मोहन नायडू और डॉक्टर एल मुरुगन ने प्रधानमंत्री की अगवानी की। तो प्रधानमंत्री दो देशों की यात्रा के बाद स्वदेश उनकी वापसी हो चुकी है और काफ़ी महत्वपूर्ण जो तमाम उन्होंने परियोजनाएं की आधारशिला यहाँ पर रखी है और उसके अलावा उद्घाटन भी किया है। प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु के लिए कुल 4900 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया, जिसमें तूतीकोरिन के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन भी शामिल है, जिसका निर्माण 450 करोड़ रुपए की लागत से हुआ है। साथ ही चिदम्बरनार बंदरगाह पर 285 करोड़ रुपए की लागत से बने नॉर्थ कार्गो बर्थ 3 का उद्घाटन भी किया। रेलवे क्षेत्र में भी 3 बड़ी परियोजनाओं का लोकार्पण किया जाएगा। इनमें मदुरै बेदनायक्कर नूर लाइन का विद्युतीकरण, नागरकोइल कन्याकुमारी और अरलव यमोझी नागरकोइल खंडों का दोहरीकरण भी इसमें शामिल है। साथ ही सड़क निर्माण के दो मेगा प्रोजेक्ट्स भी राष्ट्र को समर्पित किया गया और जिसमें NH 36 पर सेठिया थोप से चोलापुरम तक 50 किलोमीटर की 4 लेन सड़क और NH 138 पर तूतीकोरिन बंदरगाह तक 6 लेन का संपर्क मार्ग शामिल है। इसके अलावा प्रधानमंत्री 550 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली एक प्रमुख विद्युत पारेषण परियोजना की भी आधारशिला उन्होंने रखी और ये कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र से बिजली की आपूर्ति को सुदृढ़ बनाएगी। प्रधानमंत्री ने कहा है कि विकसित भारत के लिए विकसित तमिलनाडु जरूरी है। बीते दशक में राज्य के विकास के लिए केंद्र सरकार ने 3 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए हैं, जो कि यूपीए सरकार की तुलना में 3 गुना ज्यादा है। थुथुकुडी से किए गए रेल रोड और एयरपोर्ट और बंदरगाह की परियोजनाओं को प्रधानमंत्री ने विकसित तमिलनाडु के लिए बड़ा कदम बताया। इंफ्रास्ट्रक्चर और एनर्जी ये किसी भी स्टेट के डेवलपमेंट की बैकबोन होते हैं। इन 11 इयर्स में इंफ्रा और एनर्जी पर हमारा फोकस ये बताता है कि तमिलनाडु का विकास हमारी कितनी बड़ी प्रायोरिटी है। आज की सभी परियोजनाएं भी तूத்துக்குடி और तमिलनाडु को कनेक्टिविटी, क्लीन एनर्जी और नई अपॉर्चुनिटीज का हब बनाएगी।
और वहीं प्रधानमंत्री ने यूके भारत के बीच मुक्त व्यापार समझौते को भारतीय उत्पादों के लिए बेहतर अवसर बताया। उन्होंने कहा कि 99% भारतीय उत्पादों पर यूके में टैक्स नहीं लगेगा। वहीं उन्होंने कहा कि इससे देश में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, साथ ही इसका लाभ तमिलनाडु को भी होगा। एफटीए एग्रीमेंट के बाद ब्रिटेन में बिकने वाले 99% भारतीय प्रोडक्ट्स पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। ब्रिटेन में भारतीय चीजें सस्ती होगी तो वहां डिमांड बढ़ेगी और यहां भारत में उन चीजों के निर्माण के लिए ज्यादा मौके बनेंगे। भारत ब्रिटेन एफटीए से तमिलनाडु के युवाओं को, हमारे छोटे उद्योगों, एमएसएमईज को, स्टार्टअप को सबसे अधिक लाभ होगा। इससे इंडस्ट्री हो, हमारे मछुआरे भाई बहन हो या फिर रिसर्च और इनोवेशन, सबके लिए फायदा ही फायदा है। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को आदि थिरुवथिरई महोत्सव में हिस्सा लेंगे। महोत्सव तमिलनाडु स्थित गंगईकोंडा चोलपुरम मंदिर में हो रहा है। महोत्सव में समृद्ध तमिल शैव भक्ति परंपरा की शानदार झलक है। रविवार 27 जुलाई को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु के गंगईकोंड चोलपुरम में होंगे तो दुनिया भारत के वैभवशाली इतिहास और सांस्कृतिक वैभव की एक झलक देखेगी कि कैसे आज से 1000 साल पहले दक्षिण भारत के महान चोल सम्राट राजेंद्र प्रथम ने अपने पिता राजराज के पद चिन्हों पर चलते हुए गंगईकोंड चोलपुरम में भव्य बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किया और कैसे चोल साम्राज्य का दक्षिण पूर्व एशिया के इंडोनेशिया, मलेशिया, जावा, सुमात्रा तक विस्तार किया। तमिलनाडु के अरियालूर जिले के गंगईकोंड चोलपुरम मंदिर परिसर में 23 से 27 जुलाई तक राजेंद्र चोल के जन्म दिवस महोत्सव के साथ ही गंगईकोंड चोलपुरम मंदिर के निर्माण का आरंभ और राजेंद्र प्रथम के सफल दक्षिण एशिया सैन्य अभियान के 1000 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहेंगे। I am very happy because he is coming to this place. Such a historic place. He is coming and it's very delightful for me. So I am very happy. It's very honor to privilege to Tamil people, those who are like the Narendra Modi, because of every time he is considered Tamil peoples regarding the world to represent our culture and heritage. We are very eagerly welcome to Narendra Modi to Tamil Nadu. फेस्टिवल के लिए पीएम आने के वो सभी लोग यहाँ से गांव लोग को बहुत बहुत खुशी है। गंगईकोंड चोलपुरम का आदि थिरुवाथिरे महोत्सव राजेंद्र प्रथम का जन्मोत्सव भी है और साथ ही साथ ये कार्यक्रम दक्षिण भारत की कला, संस्कृति, मंदिर निर्माण और दर्शन में अमूल्य योगदान का स्मरण भी है। आदिकाल से दक्षिण भारत के मंदिर कला, संस्कृति, संगीत, साधना के केंद्र भी रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गंगईकोंड चोलपुरम मंदिर परिसर में आयोजित एक सांस्कृतिक कार्यक्रम के भी साक्षी बनेंगे। राजेंद्र चोल प्रथम भारतीय इतिहास के सबसे शक्तिशाली और दूरदर्शी शासकों में से एक थे, जिनके नेतृत्व में चोल साम्राज्य ने उत्तर भारत और दक्षिण पूर्व एशिया में अपना प्रभाव बढ़ाया। तंजावुर और गंगईकोंड चोलपुरम का बृहदेश्वर मंदिर विश्व धरोहर स्थल है और चोलकालीन दक्षिण भारत मंदिर निर्माण, विलक्षण मूर्तियों और प्राचीन शिलालेखों के लिए विश्व भर में जाना जाता है। राजेंद्र चोल प्रथम के दक्षिण एशिया अभियान के 1000 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में आयोजित ये कार्यक्रम भारत के गौरवशाली अतीत, साथ ही धर्म, कला और संस्कृति के संवर्धन के साथ साथ एक सफल सैन्य अभियान की गाथा भी है, जिसका विस्तार 1000 साल पहले कंबोडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के अनेक देशों में हुआ। गंगईकोंड चोलपुरम इस बात का प्रमाण है कि 1000 साल पहले किस तरीके से राजेंद्र प्रथम ने
समूचे दक्षिण पूर्व एशिया के अनेक बंदरगाहों पर कब्जा करके न केवल व्यापार को अधिग्रहित किया बल्कि यहां से सांस्कृतिक धार्मिक प्रचार प्रसार को भी सुनिश्चित किया। गंगैकोंड चोलपुरम को राजधानी बनाना और गंगा प्राप्ति के बाद गंगैकोंड चोल की उपाधि धारण करना और इस बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करना ये बताता है कि किस तरीके से सफलतम सैन्य अभियान चलाने वाले हमारे शासक भी अपने हृदय में भगवान शिव के सत्यम शिवम सुंदरम स्वरूप को रखते थे। कैमरा पर्सन आनंद कश्यप के साथ अश्विनी कुमार मिश्र, डीडी न्यूज, गंगैकोंड चोलपुरम, तमिलनाडु। और रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गंगाईकोंड चोलपुरम में आयोजित आदि तिरुवथरई महोत्सव में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री एक प्रदर्शनी का अवलोकन भी करेंगे जिसमें तमिलनाडु के शैव संतों की परंपरा और योगदान के साथ साथ चोल साम्राज्य के विस्तार और प्रभुत्व का विस्तार से वर्णन किया गया है। कैसे दक्षिण भारत का चोल साम्राज्य अपना प्रभाव और प्रभुत्व दक्षिण पूर्व एशिया के अनेक देशों तक रखता था, बता रहे हमारे संवाददाता अश्विनी मिश्रा। रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु के गंगैकोंड चोलपुरम में होंगे। ये दिन विशिष्ट इसलिए भी है क्योंकि 1025 ईस्वी में आज से 1000 साल पहले गंगैकोंड चोलपुरम को राजेंद्र प्रथम ने अपनी राजधानी के रूप में बनाया। चोल साम्राज्य का जो विस्तार दक्षिण पूर्व एशिया तक रहा उसमें राजेंद्र चोल के गंगैकोंड अभियान का भी विशेष महत्व है। आदि थिरुवाथुरई जो कि राजेंद्र चोल के जन्मदिन का दिन माना जाता है और साथ ही साथ गंगैकोंड चोलपुरम के 1000 वर्ष पूरे होने के और गंगैकोंड चोलपुरम अभियान के भी 1000 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में विशेष कार्यक्रम के आयोजन में प्रधानमंत्री यहां शामिल होंगे। चोल साम्राज्य का विस्तार और प्रभाव कितना ज्यादा था ये नक्शा अपने आप ये बताता है। ये पूरा का पूरा क्षेत्र चोल साम्राज्य का है और आगे चोल साम्राज्य के प्रभाव के ये क्षेत्र हैं। 1025 ईस्वी में राजेंद्र प्रथम ने श्रीविजय साम्राज्य के खिलाफ एक बड़ा नौसैनिक अभियान उन्होंने शुरू किया गंगैकोंड और उन्होंने न केवल कलिंग, उड़ीसा, बंगाल इन क्षेत्रों पर आधिपत्य जमाया बल्कि पूर्वी वर्तमान इंडोनेशिया और दक्षिण मलेशिया के एक बड़े हिस्से पर उन्होंने पूरा का पूरा कब्जा बनाया। तकरीबन 13 बंदरगाह वर्तमान थाईलैंड, कंबोडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया के इन 13 बंदरगाहों पर पूरी तरीके से आधिपत्य स्थापित करके राजेंद्र प्रथम ने न केवल चोल के प्रभुत्व को पूरे दक्षिण पूर्व एशिया में फैलाया बल्कि 1025 में किए गए इस दक्षिण पूर्व एशिया के महान नौसैनिक अभियान को उन्होंने पूरे तरीके से कमेमोरेट करने के लिए, इसको पूरी तरीके से स्थापित करने के लिए 1025 में ही गंगैकोंड चोलपुरम की स्थापना की जो कि उनकी नई राजधानी थी और गंगैकोंड की उन्होंने उपाधि हासिल की। प्रधानमंत्री एक प्रदर्शनी का भी उद्घाटन करेंगे जहां पर वो शैव सिद्धांत जो कि दक्षिण भारत में शैव सिद्धांतों की जो धरती मानी जाती है, शैव संप्रदाय के अभ्युदय की जो धरती मानी जाती है, जिसमें नायनार संतों के विशिष्ट 63 संतों की विशेष उल्लेख होता है, उससे संबंधित एक प्रदर्शनी का भी अवलोकन करेंगे। प्रदर्शनी का एक बड़ा हिस्सा दक्षिण भारत में शैव संप्रदाय और शैव सिद्धांतों के उद्भव और विकास को बताता है, जिसमें यहाँ पर 63 जो महान नायनमार संत हुए उनके जीवन चरित्र को पूरी तरीके से विस्तारित तरीके से बताया गया है। नायनार, अम्मयार और थिरुमूलर जो अलग अलग यहाँ पर संप्रदाय थे, शैव संप्रदाय के जो महान ऋषि थे और साथ ही साथ वीणाधर दक्षिणामूर्ति भगवान शिव के अनेक रूपों को भी, अनेक स्वरूपों को भी यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। तो निश्चित तौर से पूरी दुनिया देखेगी कि कैसे शिव और शक्ति के सम्मिलन से सनातन संस्कृति ने अपने उद्भव और विस्तार को दक्षिण भारत से लेकर दक्षिण एशिया के अनेक देशों तक किया। कैमरा पर्सन विनोद कश्यप के साथ अश्विनी कुमार मिश्र, डीडी न्यूज, गंगैकोंड चोलपुरम, तमिलनाडु। और वहीं स्वदेश लौटने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को मालदीव के स्वतंत्रता दिवस समारोह में शिरकत की। वे समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। माले में मुख्य समारोह आयोजित किया गया। मालदीव अपना 60वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। 26 जुलाई 1965 को मालदीव ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से आज़ाद हुआ था। राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू ने मार्च पास्ट की सलामी ली और इसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। मालदीव 1200 द्वीपों से बना देश है जो कि भारत के मुख्य भूभाग से करीब 1200 किलोमीटर की दूरी पर है।
खाड़ी देशों से भारत आयात होने वाले कच्चे तेल इसी रास्ते से होकर आता है। वहीं मालदीव एक अहम मैरीटाइम रूट भी है। ऐसे में भारत के मालदीव के विकास से लेकर सुरक्षा और स्थिरता को बनाए रखने में हमेशा से एक बड़ा सहयोगी रहा है। और मालदीव के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना की। He's a wonderful person who's very fond of building the relationship between its neighbors, India's neighbors, and Maldives and India has a very good relationship that goes back centuries, and with his leadership and cooperation between our two countries, between the two governments, I'm sure it's going to be prosperous, even more prosperous in the days ahead. We all see how India has helped the Maldives in the past, and nobody will doubt how India will be a very crucial partner in going forward. और मालदीव दौरे की सफल समाप्ति के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें उन्होंने मालदीव यात्रा के अपने अनुभवों को वीडियो के माध्यम से साझा किया। हमारे संबंधों की जड़ें इतिहास से भी पुरानी और समुद्र जितनी गहरी है। मौसम चाहे जैसा हो, our friendship will always remain bright and clear. We confidently recognize India's capability to lead global efforts towards a successful and impactful outcome. भारत मालदीव का सबसे करीबी पड़ोसी। मालदीव भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी और महासागर विजन दोनों में एक अहम स्थान रखता है। भारत को मालदीव का सबसे भरोसेमंद मित्र होने पर भी गर्व है। आपदा हो या महामारी, भारत हमेशा फर्स्ट रिस्पॉन्डर बनकर साथ खड़ा रहा। भारत के सहयोग से बनाए गए 4000 सोशल हाउसिंग यूनिट्स अब मालदीव में कई परिवारों के लिए नई शुरुआत बनी, नया आशियाना। मालदीव के विकास और समृद्धि के लिए भारत हर कदम पर साथ रहेगा। My heartiest congratulations to Your Excellency on becoming the second longest serving Prime Minister of India. This remarkable milestone, 4,078 consecutive days in office, is a testament to your unwavering commitment to public service and dedication to the progress and prosperity of the Indian people. Wishing Your Excellency continued success as you lead India towards greater heights. सभी भारतवासियों की ओर से मैं राष्ट्रपति जी और मालदीव के लोगों को स्वतंत्रता के 60 वर्षों की ऐतिहासिक वर्षगांठ पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। इस ऐतिहासिक अवसर पर गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में आमंत्रित करने के लिए मैं राष्ट्रपति जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं।
और वहीं भारत और यूके के बीच हुए मुक्त व्यापार समझौते को भारतीय औद्योगिक संगठनों ने एक परिवर्तनकारी मील का पत्थर बताया है। उद्योग जगत के विशेषज्ञों के मुताबिक ये समझौता न सिर्फ द्विपक्षीय व्यापार को मजबूत करेगा, बल्कि इससे जेम्स और ज्वेलरी एक्सपोर्ट में निवेश, निर्यात और रोजगार के नए रास्ते भी खुलेंगे। वहीं नगीनों और जेवरात बाजार, विशेषकर जयपुर के जौहरियों को इससे लाभ होने की उम्मीद है। जयपुर 40 के अध्यक्ष ने इसे एक आधुनिक और दूरदर्शी व्यापार समझौता बताया। इंग्लैंड के साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है, वो पूरे हिंदुस्तान की व्यापार उद्योग के लिए एक अच्छा अवसर है। आने वाले टाइम में व्यापार राजस्थान से भी काफ़ी बढ़ेगा और इंडिया से भी काफ़ी बढ़ेगा। राजस्थान में जेम्स एंड ज्वेलरी खास ऐसा बिजनेस है जो बहुत बड़ी अमाउंट में पूरे यूरोप और लंदन जाता है। तो मैं ये समझता हूँ इसमें कम से कम 20% की वृद्धि होने की संभावना है और धीरे धीरे ये और बढ़ता जाएगा। राजकोट इंजीनियरिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष नरेंद्र पांचनी ने शनिवार को कहा कि भारत और ब्रिटेन के बीच हुए इस समझौते से देश के उद्योग क्षेत्र को बड़ा लाभ मिलने की उम्मीद है। इस समझौते से भारत को अपने 99% निर्यात किए जाने वाले उत्पादों पर ब्रिटेन में टैक्स फ्री एक्सपोर्ट की सुविधा मिलेगी। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री ने अभी इंग्लैंड में एक FTA टाइप किया है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो हम लोग उसको बोलते हैं। अर्लियर हम लोग इंग्लैंड के साथ में बहुत अच्छा बिजनेस करते थे, लेकिन कुछ ना कुछ परिस्थिति से कुछ ड्यूटियां लग गई, कुछ अलग अलग तरीके से हो गया। लेकिन ये अभी जो हमने देखा है मीडिया के समक्ष हमारे पास जो न्यूज आ रहे हैं, उसमें 99% जो भी हमारी प्रोडक्ट्स इंग्लैंड में जाती है उसके ऊपर हमें ड्यूटी नहीं पे करनी पड़ेगी। तो हमारी जो चीजें वहां जाती है उससे इंग्लैंड को फायदा होगा और वो दूसरे कंट्री के मुकाबले हमारी वो लोग को सस्ती पड़ेगी क्योंकि उसके ऊपर ड्यूटी नहीं है। और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा कि भारत को एक वैश्विक निर्माण हब बनाने की दिशा में मजबूत कदम उठाए जा रहे हैं। उनका कहना है कि एक सशक्त मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम मेक इन इंडिया को बढ़ावा देगा, विदेशी निवेश को आकर्षित करेगा, रोजगार के अवसर पैदा करेगा और आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करेगा। बीते दिनों इस दिशा में एक बड़ी उपलब्धि दर्ज की गई है। जुलाई 2025 में भारत का मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स यानी कि PMI 59.2 पर पहुंच गया है, जो पिछले 17.5 वर्षों में सबसे ऊंचा स्तर है। और यह आंकड़ा उद्योग की मजबूत स्थिति और टिकाऊ विकास का संकेत देता है। नए ऑर्डर, उत्पादन और कारोबारी विश्वास में वृद्धि के चलते ये इजाफा हुआ है। विशेषज्ञों के अनुसार भारत वैश्विक निर्माण मानचित्र पर तेजी से उभर रहा है। और प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। वो एक बार फिर विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता बनकर उभरे हैं। अमेरिका की बिजनेस इंटेलिजेंस कंपनी मॉर्निंग कंसल्ट ने अपने एक सर्वे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दुनिया के नेताओं में 75% अप्रूवल रेटिंग के साथ सबसे लोकप्रिय लोकतांत्रिक नेता बताया। साउथ कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यांग 59% के साथ दूसरे स्थान पर हैं। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस लिस्ट में 8वें नंबर पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर दुनिया के सामने अपना लोहा मनवाया है। वो एक बार फिर विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता बनकर उभरे हैं। इस बात की पुष्टि कई बार रेटिंग एजेंसियां भी कर चुकी हैं। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के बिजनेस इंटेलिजेंस कंपनी मॉर्निंग कंसल्ट ने अपने एक सर्वे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दुनिया के नेताओं में 75% अप्रूवल रेटिंग के साथ सबसे लोकप्रिय लोकतांत्रिक नेता बताया है। साउथ कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यांग 59% के साथ दूसरे स्थान पर हैं। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर मिलेई तीसरे स्थान पर हैं और उन्हें 57% वोट मिले हैं। कनाडा के नए प्रधानमंत्री मार्क कार्नी 56% वोट के साथ चौथे स्थान पर हैं। ऑस्ट्रेलिया के एंथनी अल्बनीज 54% वोट के साथ 5वें स्थान पर काबिज हैं। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस लिस्ट में 8वें नंबर पर हैं। ये डेटा 4 से 10 जुलाई 2025 के बीच सर्वे करके इकट्ठा किया गया है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि ये उपलब्धि प्रधानमंत्री की जनसेवा, पारदर्शिता और राष्ट्रहित के प्रति प्रतिबद्धता का प्रमाण है। फिर एक बार विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में माननीय प्रधानमंत्री जी का नाम
फर्स्ट रैंक पर आया है। और ये एक जन सेवा का जो यात्रा रही है, जिस प्रकार से निरंतर उन्होंने देशहित और जनहित को अपना मूल्य सिद्धांत माना है, जिस प्रकार से जनता का विश्वास उन्होंने पाया है, जिस प्रकार से निर्णायक नेतृत्व देकर पूरे विश्व में आज उनके प्रति लोगों में विश्वास है। 27 अभी तक उनको अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिल चुके हैं। पीएम मोदी ने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में 4078 दिन पूरे किए हैं। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल को पीछे छोड़ा है। इस ऐतिहासिक उपलब्धि के साथ प्रधानमंत्री मोदी भारत के इतिहास में लगातार सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले दूसरे व्यक्ति बन गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और 26वें कारगिल विजय दिवस पर दिल्ली से लेकर द्रास तक देश भर में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में देश के वीर सपूतों के अदम्य साहस और शौर्य को नमन किया गया। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री सहित तमाम बड़े नेताओं ने सर्वोच्च बलिदान देने वाले शूरवीरों को श्रद्धांजलि दी। 26 जुलाई एक तारीख जो भारतीय इतिहास के स्वर्णिम अध्याय में दर्ज है। भारतीय सेना के अदम्य साहस, अनुशासन और शौर्य को सलाम करने का दिन है कारगिल विजय दिवस। देश ने उन रणबांकुरों को याद किया जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम मोदी सहित तमाम बड़े नेताओं ने ऑपरेशन विजय की 26वीं वर्षगांठ पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, कारगिल विजय दिवस के अवसर पर मैं मातृभूमि के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। ये दिवस हमारे जवानों की असाधारण वीरता, साहस एवं दृढ़ संकल्प का प्रतीक है। उन्होंने लिखा कि देश के प्रति उनका समर्पण और सर्वोच्च बलिदान देशवासियों को सदैव प्रेरित करता रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को कारगिल विजय दिवस की बधाई देते हुए एक्स पर लिखा, ये अवसर हमें मां भारती के उन वीर सपूतों के अप्रतिम साहस और शौर्य का स्मरण कराता है, जिन्होंने देश के आत्मसम्मान की रक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। मातृभूमि के लिए मर मिटने का उनका जज्बा हर पीढ़ी को प्रेरित करता रहेगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अमर शहीदों को नमन करते हुए एक्स पर अपने संदेश के साथ सेना के सम्मान को समर्पित एक वीडियो भी साझा किया। वहीं कारगिल विजय दिवस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय समर स्मारक पर वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की और आगंतुक पुस्तिका में अपने विचार साझा किए। रक्षा मंत्री ने एक्स पर अपने संदेश में कहा, कारगिल युद्ध के दौरान जवानों का सर्वोच्च बलिदान हमारे सशस्त्र बलों के अटूट संकल्प की शाश्वत याद दिलाता है। भारत उनकी सेवा का सदैव ऋणी रहेगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कारगिल विजय दिवस को देश के वीर जवानों के गौरव और विजय गाथा का अविस्मरणीय दिन बताया। नई दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में कारगिल विजय दिवस समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भारतीय जवानों के अदम्य साहस को नमन किया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रधानमंत्री के प्रधान सेवक का कार्यभार संभाला है, तब से यह स्पष्ट हो गया है कि उधर से गोली चलेगी तो इधर से गोला चलेगा। रुकना नहीं है, गोलियां बरसाते रहना है जब तक कि उधर से गोली चलना बंद ना हो जाए। ये आज भारत का न्यू नॉर्मल हो गया है। भारत विस्तारवादी नहीं है, लेकिन राइट टू रिएक्ट, अगर कोई हमारे ऊपर अटैक करेगा तो उसको भरपूर जवाब दिया जाएगा। यह हमारा न्यू नॉर्मल है। इस बीच केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया और रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने द्रास में कारगिल विजय दिवस पदयात्रा का नेतृत्व किया और इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया। हम विकसित भारत के लिए हमारी विरासत से प्रेरणा लेंगे। विरासत क्या है? हमारे देश को कोई छेड़ता है तो हम छोड़ते नहीं हैं, हम किसी को छेड़ते नहीं है, लेकिन हमारे देश को कोई छेड़ेगा, हमारे देश के सरहद के सामने कोई ऊंची आंख करके देखेंगे तो उसको मुंह तोड़ जवाब देना भी
हमारा देश जानता है, हमारी सेना जानती है। वो दिन आपने देखा कि चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो, एयर स्ट्राइक हो, अब ऑपरेशन सिंदूर, भारतीय सेना किसी से कम नहीं। और ऑपरेशन सिंदूर में तो दुनिया हतप्रभ कि भारतीय सेना ने मात्र कुछ मिनटों के अंदर ही पाकिस्तान के इरादों को नेस्तनाबूद कर दिया। सेना ने कारगिल विजय दिवस की 26वीं वर्षगांठ पर द्रास स्थित कारगिल युद्ध स्मारक पर 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में साल 1999 में हुए कारगिल युद्ध के वीर सैनिकों की वीरता और सर्वोच्च बलिदान को पूरे सम्मान, गौरव और राष्ट्रव्यापी भागीदारी के साथ मनाया गया। शहीद नायकों की स्मृति में 545 दीप प्रज्वलित किए गए। इस मौके पर सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने सिंधु व्यू पॉइंट ई श्रद्धांजलि पोर्टल का QR आधारित ऑडियो गेटवे सहित विरासत परियोजना का उद्घाटन किया। इस मौके पर सेना प्रमुख ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान को सीधा संदेश था कि आतंकवाद के समर्थकों को बख्शा नहीं जाएगा। जो भी शक्तियां भारत की संप्रभुता, अखंडता या जनता को क्षति पहुंचाने की योजना बना रही हैं, उन्हें करारा जवाब दिया जाएगा और आगे भी दिया जाएगा। यही भारत देश का न्यू नॉर्मल है। इस अवसर पर थल सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कारगिल लड़ाई में शहादत देने वाले वीर जवानों के परिवारों से मुलाकात की। शहीदों के परिजनों से बात करते हुए जनरल उपेंद्र द्विवेदी भी भावुक हो गए। देश के अलग अलग राज्यों में जहां कारगिल विजय दिवस के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, वहीं जोशीमठ में भारतीय सेना ने एक प्रभावशाली युद्ध अभ्यास का प्रदर्शन किया, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में नागरिक रविग्राम खेल मैदान में पहुंचे। ब्यूरो रिपोर्ट, टीडी न्यूज। और कारगिल विजय दिवस की 26वीं वर्षगांठ के अवसर पर गैर सरकारी संस्था ग्लोबल काउंटर टेररिज्म काउंसिल ने नई दिल्ली में एक सम्मेलन का आयोजन किया। सम्मेलन में रक्षा क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञों ने कारगिल से सिंदूर तक रणनीतिक निरंतरता, आधुनिक युद्ध और भारत की रक्षा स्थिति पर मंथन किया। इस अवसर पर लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त राकेश शर्मा ने कहा कि कारगिल से ऑपरेशन सिंदूर तक भारतीय सेनाओं ने अपने रण कौशल से देश का गौरव बढ़ाया है। साथ ही वर्तमान केंद्र सरकार की मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति और भारत की बढ़ती वैश्विक छवि ने भारतीय सेनाओं को बल प्रदान किया है। Now 2025 is different because we have a politico-diplomatic confidence of a different level altogether. We are a major economy, we are a major power. Solid hard power economic rise and military rise has led to our strength in politico-diplomatic sphere, that we are able to carry out a G20 and we are able to look across the nations of the world and talk our mind and talk, say, strategic autonomy. वरिष्ठ सांसद भर्तृहरि मेहताब, पीपी चौधरी, दिलीप सैकिया, CN अन्नादुरई, विद्युत बरन महतो और रवि किशन सहित 17 सांसदों को साल 2025 के संसद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार सांसदों को संसदीय लोकतंत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष और पूर्व सांसद हंसराज अहीर की अध्यक्षता वाली निर्णायक समिति ने पुरस्कार विजेताओं का चयन किया और इस साल वित्त और कृषि संबंधी संसदीय स्थायी समितियों को भी पुरस्कृत किया गया है। देखिए हमारे सहयोगी अमरेंद्र गुप्ता की ये खास रिपोर्ट। जनता अपने जनप्रतिनिधियों को कुछ आकांक्षाओं और उम्मीदों के साथ चुनती है और उन्हें विधानसभा या संसद भवन में भेजती है और अपने प्रतिनिधियों से ये उम्मीद करती है कि वो जनता की उम्मीदों पर खरा उतरें। और ऐसे में जब सांसद अच्छा काम करते हैं तो उनका सम्मान उत्कृष्ट सांसद के तौर पर किया जाता है। संसद में उल्लेखनीय योगदान देने वाले 17 सांसदों और 2 संसदीय स्थायी समितियों को संसद रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया है। ये पुरस्कार संसद में सक्रियता, बहस में भागीदारी, प्रश्न पूछने और विधायी कामकाज में योगदान के आधार पर दिए जाते हैं। बीजेपी के वरिष्ठ सांसद भर्तृहरि मेहताब, RSP के सांसद NK प्रेमचंद्रन, शिवसेना के श्रीरंग अप्पा बारडे को 16वीं लोकसभा में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन और मौजूदा कार्यकाल में भी लगातार सक्रिय रहने को लेकर संसद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
इसके अलावा शिवसेना यूबीटी के सांसद अरविंद सावंत, कांग्रेस सांसद वर्षा गायकवाड़, बीजेपी सांसद बीपी चौधरी, विद्युत बारन महतो और दिलीप सैकिया सहित कई राजनीतिक दलों के 13 सांसदों को उनके विशिष्ट संसदीय कार्यों के लिए संसद रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने इस मौके पर कहा कि ये पुरस्कार सांसदों की जिम्मेदारियों को और भी सशक्त करता है और संसद में जनहित की आवाज को बुलंद करने की शक्ति देता है। हमारे सांसदों का बहुत अपना अपने क्षेत्र को लेकर के सब चिंतित रहता है और सब काम करते हैं और हर जगह अपना एक प्रभाव छाप छोड़ता है। तो उसका अवार्ड जब मिलता है तो इतना मेहनत का एक तरीके से फल मिल रहा है। सांसद रत्न अवार्ड है, ये एक तरीके से प्राइम हमारे जो एमपीज़ का परफॉर्मेंस है उसको रिकॉग्निशन किया गया, उनका अच्छा काम का, उसका आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस को रिकॉग्नाइज किया गया। इस वर्ष के विजेताओं का चयन राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष और पूर्व सांसद हंसराज अहीर सहित जूरी कमेटी ने किया। संसद रत्न पुरस्कार पाने पर सभी सांसदों ने कहा कि यह सम्मान उनके लिए गर्व और प्रेरणा का क्षण है। ये एक सम्मान नहीं है, ये और अधिक अच्छा काम करने का एक दायित्व बोध है। I am getting this award for the performance in parliament in various categories. पिछले 8-10 बरस में मुझे 7-8 पुरस्कार मिले, इसमें ये और एक प्रतिष्ठा पूर्वक पुरस्कार आज मिला, उसके लिए बहुत आनंद व्यक्त करता हूँ। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में जो अकाउंटेबिलिटी है उसको एनकरेज करने के लिए ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। इस अवार्ड से मेरे को और जिम्मेदार बनाया, ऐसा ही मेरा आज फीलिंग्स है। पुरस्कार के माध्यम से मुझे और एक हौसला मिला है कि मैं और अच्छे से काम करूं। संसद रत्न महारत्न हमें मिली है और मैं आपके माध्यम से पूरा जनता जनार्दन मालिक है, मैं उन्हीं को समर्पित करता हूँ। गोरखपुर को ये भेंट है मेरे तरफ से और ये फिल्म इंडस्ट्री को भेंट है कि एक कलाकार के रूप में मैं पहला कलाकार हूँ जो सांसद रत्न बना। बहरहाल संसद रत्न पुरस्कार देने की परंपरा की शुरुआत पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के सुझाव पर की गई थी, जिसके आधार पर आज प्राइम पॉइंट फाउंडेशन भारतीय संसद में सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले उत्कृष्ट सांसदों को संसद रत्न सम्मान से सम्मानित करती है। सांसदों को संसद रत्न सम्मान मिला है, ये उनके लिए एक बड़ा पल था जब वो जनता की आकांक्षाओं के साथ संसद भवन में काम कर रहे थे। इस तरह के सम्मान कहीं ना कहीं अच्छे कार्यों को करने के लिए भी प्रेरणा देता है। कैमरामैन सौरभ के साथ अमरेंद्र गुप्ता, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और संसद रत्न पुरस्कार की शुरुआत साल 2010 में हुई थी और ये पुरस्कार उन सांसदों को दिए जाते हैं जो पारदर्शिता, जवाबदेही और लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूती देने के लिए संसद में सक्रिय रहते हैं। प्राइम पॉइंट फाउंडेशन की ओर से दिए जाने वाले इस पुरस्कार के लिए सांसदों का चयन संसद में उपस्थिति, प्रश्न पूछने, बहस में भागीदारी और निजी विधेयकों की प्रस्तुति जैसे ठोस मापदंडों के आधार पर किया जाता है। हमारे संवाददाता अमरेंद्र गुप्ता के साथ विशेष बातचीत में सभी सांसदों ने सम्मान मिलने पर अपने संसदीय क्षेत्र की जनता के प्रति आभार व्यक्त किया। साथ ही सांसदों का कहना है कि ये पुरस्कार उन सभी के लिए न केवल एक प्रेरणा है बल्कि लोकतंत्र में जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारियों की पुष्टि भी है। संसद है संवाद के लिए, चर्चा के लिए, संसदीय परंपराओं और नियमों के लिए जब सांसद को जनता कई उम्मीदों के साथ चुनती है और संसद भवन में भेजती है और सांसद से उम्मीद करती है कि जनता से जुड़े मुद्दे और खासकर अपने क्षेत्र की समस्याओं को सुलझाने के लिए उनका सांसद उनके मुद्दों को आवाज दे और सरकार से समाधान लाए। और आज एक वो बड़ा दिन जब ऐसे ही चुने हुए सांसदों को सांसद रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया। मैं प्राइम पॉइंट फाउंडेशन का धन्यवाद व्यक्त करूंगी, ई मैगजीन का धन्यवाद, प्रेजेंस का धन्यवाद व्यक्त करूंगी जिन्होंने हमें ये पुरस्कार दिया। और सबसे बड़ी बात है कि मैं अपनी जनता, मुंबई की जनता का धन्यवाद दूंगी जिनके वजह से मैं संसद तक पहुंची। ये एक सम्मान नहीं है, ये और अधिक अच्छा काम करने का एक दायित्व बोध है और इस दायित्व बोध के अनुसार पब्लिक का ज़्यादा हम काम कर सकें, संसदीय परंपराओं को हम अक्षुण्ण रखते हुए बहुत सारी जन समस्याओं को हम उठा सकें। प्रश्नकाल हो, शून्यकाल हो, लगातार आप बोलते हैं और एक बड़ा मैसेज कि जनता ने जिस वजह से चुना है वो काम करना है। प्रधानमंत्री मोदी जी, योगी जी, अमित शाह जी जो हमको सिखाएं पार्लियामेंट की बारीकियों को, आज उसका नतीजा है। गोरखपुर को ये भेंट है मेरे तरफ से
Sansad Ratna Awards. Now it has become prestigious award in Indian recognition to the parliamentarians. And they are doing it absolutely on the basis of the performance in parliament. जिस तरह से संसद में आप लगातार संसदीय परंपराओं के अनुसार बोलते रहते हैं, अपने क्षेत्र की समस्याओं को आवाज़ देते हैं और एक सम्मान जो है कहने का प्रोत्साहन देता है, सर क्या कहेंगे? बहुत बहुत खुश हूँ। जो लोगों ने विश्वास व्यक्त किया उस विश्वास को आज मैं पात्र हुआ। ऐसे ही पुरस्कार मुझे मिला है। पिछले 8-10 बरस में मुझे 7-8 पुरस्कार मिले, इसमें और एक प्रतिष्ठापूर्वक पुरस्कार आज मिला, उसके लिए बहुत आनंद व्यक्त करता हूँ। हम भी काम करते हैं, अच्छी तरह का काम करते, इसका सर्टिफिकेट जो आज हमें मिला है और इन सभी सांसदों में हमें जो चुना है, हमारा जो यहाँ मुझे ये जो पुरस्कार दिया है, बहुत आनंद हुआ है। संसद में लगातार आप जनता के मुद्दों को आवाज़ देते रहते हैं, संसदीय परंपराओं के अनुसार काम करते रहे, जिसके तहत आपको आदर्श सांसद रत्न अवार्ड मिला। प्राइम पॉइंट फाउंडेशन जो कि हमारे जिसको कह सकते हैं ब्रेन चाइल्ड और जिसको कह सकते हैं विजन जो है हमारे पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी का है, उन्होंने के श्रीनिवासन और उनकी पूरी टीम को इसके लिए एनकरेज किया और ये इनका 15th एडिशन है। सांसद रत्न अवार्ड है, वो कितना बड़ा एक प्रोत्साहन होता है उन सांसदों के लिए जो अच्छा काम करते हैं और आगे करने की बहुत बड़ा प्रोत्साहन होता है और क्षेत्र के लोग इसमें काफ़ी खुश रहते हैं, क्योंकि देखिए जो भी संसद रत्न महारत्न हमें मिली है, मैं आपके माध्यम से पूरा जनता जनार्दन मालिक है, मैं उन्हीं को समर्पित करता हूँ। जब आपके कार्यों की सराहना करते हो, आपको आदर्श सांसद रत्न अवार्ड मिला, सर कैसे महसूस करते? मैं खुशनसीब समझता हूँ अपने को, इस बड़े रिकॉग्निशन जो हमको मिला है। नॉर्थ ईस्ट से पहला सांसद हूँ मैं जो इस लास्ट 15 ईयर जर्नी में प्राइम फाउंडेशन ने इस अवार्ड के लिए हम जैसे सांसदों को चुना है। एक तो मैं और ज़्यादा जिम्मेदारी के साथ आने वाला समय में जनता के लिए काम करने का एक संकल्प के साथ आगे बढ़ने का इसे एक महसूस मेरा हुआ है। जनता बहुत आकांक्षाओं और उम्मीदों के साथ आपको संसद भवन में भेजती है और वो उम्मीद करती है कि आप जनता से जुड़े हुए सवालों को उठाएं और जो समाधान जनता को चाहिए वो उनको मिले, और उसके बाद जब आप उस कार्य को संपादित करते हैं तो देश में आपके सम्मान के तहत एक आदर्श सांसद के तौर पर चुना जाता है। कैमरामैन सौरभ के साथ अमरेंद्र गुप्ता, डीडी न्यूज, दिल्ली। और नई दिल्ली में 25 से 26 जुलाई को राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया। सम्मेलन की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की। यह सम्मेलन हाइब्रिड, फिजिकल और वर्चुअल फॉर्मेट में आयोजित किया गया। देश भर से लगभग 800 अधिकारियों ने इसमें हिस्सा लिया और राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर गहन चर्चा की। गृह मंत्री ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति को न सिर्फ सुदृढ़ किया बल्कि ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से इसे वैश्विक मंच पर प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने विभिन्न राज्यों की समस्याओं का समाधान कर मजबूत प्रशासनिक ढांचा तैयार किया है। उन्होंने सभी एजेंसियों से रियल टाइम डेटा साझा करने वाला मजबूत इकोसिस्टम विकसित करने और समन्वय, सजगता और सुरक्षा दृष्टिकोण को कार्य संस्कृति का हिस्सा बनाने का आह्वान किया। वरिष्ठ अफसरों द्वारा युवा अधिकारियों को मार्गदर्शन देने की भूमिका को भी उन्होंने इस सम्मेलन का अहम उद्देश्य बताया। नई दिल्ली स्थित भारत इंटरनेशनल सेंटर के कमला देवी कॉम्प्लेक्स में शनिवार 26 जुलाई 2025 को आ वर्ल्ड इन फ्लक्स इंडियाज इकोनॉमिक प्रायोरिटीज पुस्तक का विमोचन समारोह आयोजित किया गया और इस पुस्तक का विमोचन केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया। ये पुस्तक देश के प्रमुख अर्थशास्त्री डॉक्टर शंकर आचार्य के सम्मान में प्रकाशित की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता IIC के अध्यक्ष श्याम सरन ने की। पुस्तक के संपादक प्रोफेसर अमिताभ बत्रा और A.K. भट्टाचार्य भी इस मौके पर उपस्थित थे। पुस्तक विमोचन के पश्चात वित्त मंत्री और भट्टाचार्य के बीच पुस्तक पर संवाद हुआ, जिसमें भारत की वर्तमान और भविष्य की आर्थिक प्राथमिकताओं पर चर्चा की गई। इस अवसर पर अनेक विद्वानों, नीति विशेषज्ञों और अर्थशास्त्री कार्यक्रम में उपस्थित रहे। Investment from the government side, I can only say if public investments have been kept in pace, has it been static? Has it remained flat? Is it going horizontal or are we increasing?
The numbers are there before you. Every year it's Prime Minister's clear instruction that you have to have the capital expenditure grow and grow significantly. And I confidently believe, based on the data before me, that that is one of the primary keys or one of the primary drivers of sustained economic growth. It can be higher, no doubt, but the level at which we've maintained is largely on the back of public capital expenditure and that which is growing every year. केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने तमिलनाडु के तंजावुर में स्थित तंजावुर महल का दौरा किया और मंदिर में पूजा अर्चना की। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि महल में संरक्षण गतिविधियां चल रही हैं। उन्होंने कहा कि तंजावुर देश के बड़े पर्यटन स्थलों में से एक है, इसीलिए भारत सरकार इसे और अधिक पर्यटन अनुकूल बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। That conservation activities are going on in palace. It's a great treasure of our history and historical legacy. And Bradeshwara Temple, since it is a World Heritage Monument, so our commitment to keep it conserved, it protected, it is always on the highest of the priority. Tanjavur being one of the greatest tourist destination in our country, the Government of India under the leadership of Honorable Prime Minister Modi ji is continuously making efforts to make it more tourist friendly, create infrastructure. उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा है कि अखिलेश यादव का पीडीए यानी परिवार डेवलपमेंट एजेंसी पूरी तरह से फर्जी है और उन्होंने कहा कि सपा सरकार के कार्यकाल को याद कर लोग आज भी भय से कांपने लगते हैं। 2047 तक सपा का कोई भविष्य नहीं है। मुसलमानों के साथ बैठने में कोई भेदभाव नहीं है, लेकिन किसी मस्जिद को, कोई धार्मिक स्थल को अगर कोई राजनीतिक स्थल बनावे, कोई वहाँ समाजवादी पार्टी की बैठक करे, समाजवादी पार्टी के सांसदों की बैठक करे, तो यह मस्जिद के अंदर नहीं होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध करती है, लेकिन मौलाना अखिलेश यादव जी को लाल टोपी की जगह जालीदार टोपी लगा के जाना चाहिए। और बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पत्रकारों को मिलने वाली 6,000 रुपए प्रति महीना पेंशन राशि को बढ़ाकर 15,000 रुपए कर दिया है। सीएम ने शनिवार सुबह ट्वीट कर इसकी घोषणा की। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चुनावी साल में एक और बड़ी घोषणा की है। नीतीश सरकार ने राज्य के पत्रकारों को मिलने वाली पेंशन की राशि को बढ़ाकर लगभग 2.5 गुना कर दिया है। मुख्यमंत्री ने शनिवार सुबह सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए ये जानकारी दी। सीएम ने कहा कि बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना के तहत अब सभी पत्रकारों को हर महीने 15,000 रुपए मिलेंगे। पहले ये पेंशन 6,000 रुपए थी। ये एक अप्रत्याशित निर्णय है और खासकर बुढ़ापे की जिंदगी ये है पत्रकारों के लिए एक ये आर्थिक सुरक्षा की एक पहल है और ये पत्रकार बिरादरी के सम्मान है। सीएम नीतीश कुमार ने एक्स पर बताया कि उन्होंने इस संबंध में संबंधित विभाग को निर्देश दे दिए हैं। नीतीश कुमार जी ने शुरू किया था उसको 6,000 से बढ़ा के मुझे भी पता चला कि आज 15,000 कर दिया गया है। यह बहुत स्वागत योग्य कदम है बिहार सरकार का। आर्थिक तौर पे जो पत्रकारों का जो मामला होता रहा है, काम करते करते पूरा जीवन बीत गया, कोई और चीज़ बना नहीं, जिसके पास जो हुआ वो हुआ, तो हम समझते हैं कि ऐसे में सरकार कदम उठा रही है तो बहुत बड़ी और अच्छी बात है, सराहना की जानी चाहिए। बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना के अंतर्गत पेंशन प्राप्त कर रहे पत्रकारों की मृत्यु होने की स्थिति में उनके आश्रित पति पत्नी को जीवन पर्यंत प्रतिमाह 3,000 रुपए की जगह 10,000 रुपए मिलेंगे। नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने पत्रकारों को सम्मान देकर यह साबित किया है कि पत्रकारों की भूमिका लोकतंत्र में कितनी महत्वपूर्ण है। कैमरामैन विनोद ओझा के साथ गुब्बारा आलोक, डीडी न्यूज, पटना। और बिहार में पत्रकार सम्मान पेंशन योजना की राशि बढ़ाए जाने पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बधाई दी। उन्होंने कहा कि नीतीश सरकार ने बिहार के पत्रकार बंधुओं को सम्मान देने का काम किया। इसके लिए हम नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देते हैं। आज नीतीश कुमार जी ने इम्प्लीमेंट किया है और 15,000 पेंशन की बात की है। हम समझते हैं ये बहुत अच्छा कदम है। पत्रकार को
सोचना चाहिए, निर्भीक हो करके और बिना किसी का भेदभाव करके उचित समाचार समाज को परोसना चाहिए। 15,000 कोई कम नहीं होता है, आपको अगर मिलेगा तो आपका जीवन, सर बाल बच्चे सब ठीक रहेंगे। इसीलिए 15,000 का पेंशन हुआ है और फिर आपके इंतकाल के बाद आपकी पत्नी को भी पेंशन मिलना है, 10,000 तक मिलते रहेगा। और वहीं एसआईआर के मुद्दे पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की ओर से चुनाव का बहिष्कार पर विचार करने की बात पर अब केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने निशाना साधा है। चिराग पासवान ने कहा है कि ये वो राजनीतिक दल हैं जो अकेले चुनाव नहीं लड़ सकते, बहिष्कार क्या करेंगे। चिराग पासवान ने कहा कि तेजस्वी यादव एसआईआर को लेकर भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं तो कहता हूँ भैया करके दिखा दो। लोकसभा के वक्त भी ऐसे ही डराने का काम किया था। क्या कहा था बार बार लोकसभा में कि भैया मोदी की सरकार फिर से आ गई तो आरक्षण समाप्त हो जाएगा, लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी, संविधान समाप्त कर दिया जाएगा। आज बताइए 1 साल से ऊपर हो गया हम लोग की सरकार आए हुए, कहाँ का संविधान खत्म हुआ। एसआईआर को लेके जो भ्रम फैलाया जा रहा है, यही भ्रम सीए को लेके भी फैलाया गया था। और छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सल उन्मूलन की दिशा में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। शनिवार को हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 4 नक्सलियों को ढेर कर दिया। सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों ने घटनास्थल से 4 नक्सलियों के शव के साथ ही इंसास और एसएलआर राइफल सहित बड़ी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किए हैं। प्राप्त जानकारी के मुताबिक सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच रुक रुक कर मुठभेड़ अब भी जारी है। गुरुग्राम पुलिस द्वारा बड़ी कार्रवाई करते हुए 10 बांग्लादेशी घुसपैठियों को हिरासत में लेने को लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि हरियाणा में बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए कोई स्थान नहीं है, उन्हें जल्द से जल्द प्रदेश से बाहर निकाला जा रहा है। उन्होंने आगे लिखा कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का देश की सुरक्षा में सेंध लगाने वाले लोगों के प्रति सहानुभूति दिखाना न केवल दुर्भाग्यपूर्ण है बल्कि राष्ट्रीय हितों के खिलाफ भी है। यह अत्यंत निंदनीय है और एक मुख्यमंत्री तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति के चलते इस हद तक गिर जाए कि वो देश की सुरक्षा तक से समझौता करने लगे। सीएम सैनी ने आगे लिखा कि भारत की एकता, संप्रभुता और संविधान के विरुद्ध कोई भी समझौता ना हरियाणा में स्वीकार्य है और ना ही देश में। हमारे लिए देश का हित सर्वोपरि है और हमेशा रहेगा। बलरामपुर के उतरौला में धर्मांतरण मामले में आरोपियों पर कार्रवाई जारी है। धर्मांतरण आरोपी जलालुद्दीन उर्फ छांगुर के सहयोगी और उसके भतीजे सबरोज द्वारा सरकारी जमीन पर कराए गए अवैध निर्माण को बुलडोजर द्वारा गिरा दिया गया। और इतना ही नहीं, अब आरोपी सबरोज एटीएस की गिरफ्त में है और 19 जुलाई को इसे एटीएस द्वारा गिरफ्तार किया गया था। छांगुर की कोठी से 1 किलोमीटर दूर रहरा माफी गाँव में सबरोज द्वारा सरकारी जमीन पर कराए गए अवैध निर्माण को हटाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा 3 बार नोटिस दिया गया। प्रशासन की ओर से आखिरी नोटिस 18 जुलाई को दिया गया था। लगभग 300 स्क्वायर फीट में बने मकान पर प्रशासन द्वारा कार्रवाई करते हुए अवैध निर्माण को 2 बुलडोजर लगाकर गिरा दिया गया। और कर्नाटक के शीर्ष राजनीतिक नेताओं के बीच चल रही वर्चस्व की लड़ाई एक नाटकीय सार्वजनिक विवाद में बदल गई है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उनके उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार के सहायक कर्नाटक भवन के अंदर भिड़ गए, जिसके बाद औपचारिक शिकायत में जांच की मांग की गई है। वहीं ये घटना मुख्यमंत्री के एसडीओ सी मोहन कुमार और उप मुख्यमंत्री के एसडीओ एच अंजनेय के बीच हुई है। एसडीओ अंजनेय ने अतिरिक्त निवासी आयुक्त और कर्नाटक के मुख्य सचिव शालिनी रजनीश के पास औपचारिक शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में सीएम के एसडीओ मोहन कुमार के खिलाफ धमकी देने के लिए कार्रवाई की मांग की गई है। कांग्रेस नेता उदित राज द्वारा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को दूसरा अंबेडकर बताने पर भाजपा नेता राजीव चंद्रशेखर ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। केरल भाजपा अध्यक्ष ने तंज कसते हुए कहा है कि पहले राहुल गांधी देश के अच्छे नागरिक बने, लोगों की सेवा करें, उनके हितों के बारे में सोचें। इसके बाद जनता खुद तय कर लेगी कि उन्हें क्या बनाना है। राजीव चंद्रशेखर ने एक समाचार एजेंसी से बातचीत में कहा कि अब ये इंदिरा गांधी का भारत नहीं है, जहां ये लोग हर चीज अपने अनुरूप ढालने की कोशिश करते थे। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने भी इंदिरा गांधी को देवी बताया था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। एक लोकतांत्रिक देश में जनता तय करती है कि मैं कैसा नेता हूं या कोई दूसरा कैसा नेता है। किसी तीसरे व्यक्ति को इस पर टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है।
और जम्मू कश्मीर के राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग लगातार विपक्ष कर रहा है और इसको लेकर पिछले हफ्ते जम्मू, श्रीनगर और नई दिल्ली में विरोध प्रदर्शन करने की कांग्रेस ने अचानक घोषणा कर दी। हालांकि यह ऐलान सहयोगी नेशनल कॉन्फ्रेंस को रास नहीं आया। उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली पार्टी एनसी के कई नेताओं ने इसे अपने ही प्रयासों में बाधा डालने वाला बताया। जम्मू कश्मीर कांग्रेस की यह घोषणा विपक्ष के नेता राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा 16 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे गए संयुक्त पत्र से प्रेरित लगती है। इसमें मांग की गई थी कि संसद के मॉनसून सत्र में जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए एक कानून लाया जाए। पिछले साल भारी जीत के साथ सत्ता में लौटने के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अनुच्छेद 370 और 35A को बहाल करने की मांग करने के बजाय अपनी मांग को राज्य का दर्जा वापस करने तक सीमित रखा है। इसके कारण नेशनल कॉन्फ्रेंस में भी तकरार छिड़ी हुई है। और पूर्व केंद्रीय मंत्री अशोक गजपति राजू ने गोवा राजभवन में आयोजित एक समारोह में राज्य के नए राज्यपाल के रूप में शपथ ली। समारोह में मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, केंद्रीय मंत्री राम मोहन नायडू के अलावा कई वरिष्ठ अधिकारियों ने शिरकत की। बता दें, अशोक गजपति ने राजू 27 मई 2014 से 10 मार्च 2018 तक नागर विमानन मंत्री के रूप में सेवाएं दी थी। वो आंध्र प्रदेश सरकार में भी मंत्री पद संभाल चुके हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने महिलाओं के स्वास्थ्य क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। पूरे देश में 30 वर्ष और उससे अधिक आयु की 10.18 करोड़ से अधिक महिलाओं के सर्वाइकल कैंसर की जांच की गई है और ये उपलब्धि गैर संचारी रोगों की जांच, रोकथाम और प्रबंधन के लिए जनसंख्या आधारित पहल के अंतर्गत हासिल हुई है, जिसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के माध्यम से लागू किया जा रहा है। और इस अभियान के तहत 30 से 65 वर्ष की महिलाओं की जांच की जाती है। एशिया कप 2025 का आयोजन भारत की मेजबानी में संयुक्त अरब अमीरात के दुबई और अबू धाबी में होगा। टूर्नामेंट 9 सितंबर से 28 सितंबर के बीच होगा। एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष मोहसिन नकवी ने ढाका में आयोजित बैठक के बाद इसकी पुष्टि की। बैठक में बीसीसीआई के प्रतिनिधि भी वर्चुअली शामिल थे। एशिया कप 2025 की मेजबानी का अधिकार भारत के पास है, लेकिन पाकिस्तान के साथ तनावपूर्ण रिश्तों की वजह से टूर्नामेंट यूएई में खेला जाएगा। मैचों का आयोजन दुबई, अबू धाबी और शारजाह में होने की उम्मीद है। एशिया कप 2025 T20 फॉर्मेट में खेला जाएगा। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।